हेलो बच्चे लोग, और बताइए कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? तो देखो बच्चा है ना कि आज हम लोग जो है वेक्टर्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को देखेगा ना, तो मेरा बस रिक्वेस्ट रहेगा कि जा करके फर्स्ट लेक्चर जिसमें था इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का, ठीक है, दूसरा लेक्चर जो हम लोग देखे थे ना कि 2D रिप्रेजेंटेशन था वेक्टर्स का, और थर्ड जो था 3D। देखो क्या है कि 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन जनरली बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है ना, या फिर और मैक्सिमम जगह तुमको लगा बोला जाएगा बस देखो ऐसे वेक्टर को लिखते हैं, ठीक है ना। तो मेरा बस रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग है ना कि जा करके सेकेंड और थर्ड लेक्चर यानी कि 2D रिप्रेजेंटेशन और 3D रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आगे अगर कभी भी तुमको वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगा। अगर वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आता है तो आप ये एश्योर्ड कर लो कि फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। कब? जब वेक्टर को समझ लोगे तब, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को देखने से पहले जा करके सेकेंड और थर्ड वीडियो आप लोग प्लीज देखिए, ओके। तो आज हम लोग शुरू करें, क्या बोलते हो, है ना? चलो शुरू करते हैं। तो आज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी किसका भाई? वेक्टर्स का, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो मैं क्या बोला था कि सपोज करो आपके पास एग्जांपल्स में है ना, चले हम एग्जांपल्स 1 लेते हैं, ठीक है ना, यहां से तो इस पर है ना एग्जांपल्स 1 लेते हैं। एग्जांपल्स जो है हमारा 1 है, तो लेट आप कोई वेक्टर ले लो, है ना, ए कोई वेक्टर है, ठीक है, और मान लेते ये है हमारा है ना 3i + 4j। समझ रहे हो बात आप लोग? ये हम किस डायमेंशन की बात करें? 2D है ना, ये कौन सा वेक्टर है बाबू? तो 2D है ना। तो क्या बोले थे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? किसका? वेक्टर ए का, ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ए के ऊपर साइन कैसे लिखते थे सर? ए वेक्टर को हम लोग मॉडुलस में बंद कर देते थे, और वैल्यू यानी कि इसलिए मोड ए का जो वैल्यू लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था? स्क्वायर रूट, और आई का जो कंपोनेंट है उसका क्या है भाई? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस जे का जो है तो कितना है? 4 का स्क्वायर। कितना आएगा बाबू? देखो ध्यान से, तो 9 + 16 दिस विल बी इक्वल टू 25, है ना। इसका रूट कितना होता है? 5 ना। तो मोड ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5 यूनिट, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे बाबू? इसको ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग, है ना। तो बिल्कुल 2D है। कौन कौन सा है ये कौन सा है एक्सिस? एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक वेक्टर है, एक्स है ये और ये वाई है, एक वेक्टर है जिसका की वैल्यू 3i + 4j है, लेकिन इस वेक्टर का वैल्यू x के डायरेक्शन में कितना है? तो 3 है, तो 1 2 3 यहां पे होगा, और y के डायरेक्शन में कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे होगा। तो अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो देखो तो यही एक मिलेगा, यही है ना। ये है कितना? 3, ये कितना है? 4। तो यहाँ कितना हो गया? अगर लिखा जाए तो x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4, है ना। अब कहां से मिलाते थे वेक्टर को? यहां से, ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन से मिला दिए, है ना। और एरो किधर देते थे? ऑरिजिन से चलेगा, क्योंकि 3 इधर आएगा, 4 इधर जाएगा। तो ये 3 कौन आया? x के डायरेक्शन में, 4 किधर गया? y डायरेक्शन में। लेकिन ये वेक्टर क्या है? x और y दोनों में है, तो इधर जाएगा। चलो चला गया, है ना। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड यानी कितनी वैल्यू होगी इसकी, तो हो जाएगी कितनी? 5 हो जाएगी, है ना। यानी अगर O है, ये A है, ये B है, अगर ये C है, तो OC की वैल्यू यानी मॉडुलस A किसके बराबर है? तो लिख सकते हैं सर ये OC के बराबर है। वेक्टर कितना है ये? तो वेक्टर है कितना? 3i + 4j। अब मुझे इसका डायरेक्शन पता करना है, है ना। अगर इसका मुझे डायरेक्शन लिखना है तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बाबू? हम क्या बोले थे? कोई एक रेफरेंस एक्सिस से एंगल, अगर तुम यहां से एंगल लेना चाहते हो तो tan में दे दो, साइन में दे दो, कॉस में दे दो, है ना। अगर तुम tan में लिखते हो ना, तो लिखते हो tan, अगर ये थीटा है तो देखो तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? ये 4, इधर भी कितना? 4, तो 4, और अपॉन में बेस कितना है? 3, है ना। अच्छा ये चीज याद रखना आप लोग, है ना। अगर इसका मैं इसको 4/3 को हम लोग 53 डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा इसको।
tan 4/3 53 होता है, ठीक है। अगर मुझे इसका डायरेक्शन cos में देना होता तो क्या करते, cos के लिए cos थीटा लिखते, है ना। cos थीटा इक्वल क्या लिखते, तो बेस और अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बेस कितना है 3 है, 3 और अपॉन हाइपोटेनियस में कितना है 5, तो 5 होता। इस cos 3/5 की वैल्यू कितनी होती है, तो 53 डिग्री होती है ना। अच्छा यहाँ पर मैं लिख दूं इसको, देखो याद रख लेना ये, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि sin 37 बताओ तो भी यही लिखेगा, कितना 3/5। लेकिन अगर cos 37 पूछे कोई तो कितना लिखोगे, जल्दी बोलो तो 4/5। और अगर tan 37 बोले तो 3/5, 4, याद रख लीजिएगा 3/4, है ना। उसी तरह से अगर तुमसे कोई बोले कि sin 53 बताओ तो क्या लिखेगा 4/5, है ना। cos 53 तो कितना बताइए, तो 3/5 और tan 53 तो 4/3। वो याद कैसे रखेंगे, तो याद ये कर सकते हो 3, 4, 5। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से कि 5 सबसे बड़ा है, अच्छा ठीक है। तो tan अगर 45 कितना होता है 1 होता है ना, तो tan 53 हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो 4/5 है, देखो 4/3 है ना, तो 1 से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो 4/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका जो है ना। अब कभी भी टाइम में जो h आएगा नहीं तो हमेशा p आएगा या b आएगा, या तो 3p हो सकता है, p की जगह पर 3 हो सकता है, या फिर p की जगह पर 4 हो सकता है, ठीक है। तो अगर 3/4 है तो 45 से नीचे तो 37 हो गया, है ना। और अगर 4/3 है तो कितना 53 हो गया, समझना है बात। उसी तरह से अगर साइन और कॉस लेंगे तो हमेशा नीचे 5 आएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 रहेगा। तो नीचे अगर हमेशा 5 होगा तो या तो ऊपर 4 होगा या ऊपर 3 होगा। तो अगर ऊपर 3 है तो साइन की वैल्यू कम, तो भाई 37, और अगर ऊपर 4 है तो ज्यादा, तो मतलब 53 है ना। ये याद करना है ना। तो अगर ये हमारा 53 डिग्री आया तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताओ 37, है ना। अगर तुम इधर से बात करते हो तो देखो अगर 53 लोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। और अगर 37 लोगे तो इसके सामने क्या, ये परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। तो देखो तो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे tan 37 लेता तो क्या आता, ये क्या है 3 है ना, और ये क्या है 4 है ना, क्या था 3/4 आया हुआ है। देखो tan 37 कितना है 3/4। तो ये आप 3, 4, 5 के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो देखो तो हम लोग क्या किए कि मैग्नीट्यूड निकाल लिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल्स ले सकते हैं, ले लो एक बार एग्जांपल्स है ना। मान लो कि एग्जांपल्स 2 ले लेते हैं। मान लो कि वेक्टर b है, दिया हुआ है कितना 2i - 3j + 4k। चलो ठीक है भाई, एक वेक्टर है, ये कितना डी में बताइए तो जरा सा। सर ये 3D में है ना। तो क्या करेंगे इसको बता जल्दी सा। तो भाई आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड जी, मोड ऑफ बी। क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट डाल देंगे। और क्या बोले थे, तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। तो यह कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस में इसका कितना है तो -3 का स्क्वायर, प्लस में फिर कितना है 4, तो इसका स्क्वायर कितना आया जल्दी बताइए आप लोग, है ना। तो 4 + 9 + 16, है ना। तो कितना आया बाबू 25 + 4 29 आया ना। तो देखो तो b का मैग्नीट्यूड कितना आया 29 आया। अब हम बात कर सकते हैं इसका डायरेक्शंस, है ना। डायरेक्शंस क्या बोले थे, डायरेक्शन अल्फा बीटा और गामा एंगल था। अल्फा कहां से था, फ्रॉम x एक्सिस, ये कहां से था फ्रॉम y एक्सिस, ये कहां से था बाबू फ्रॉम z एक्सिस। तो क्या बोले थे, अगर 3D हो तो tan के चक्कर में मत पड़िएगा, सीधे cos याद रखिएगा। तो अगर मुझे cos अल्फा लिखना है तो क्या बोले थे, x कंपोनेंट बटा मैग्नीट्यूड। x कंपोनेंट कितना है 2, बटा मैग्नीट्यूड कितना है √29। अगर cos बीटा लिखना है तो क्या बोले थे, cos बीटा है यानी y एक्सिस वाला, तो y एक्सिस का माइन कंपोनेंट्स कितना है -3 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अगर मुझे उसी तरह से cos गामा लिखना है तो cos गामा क्या हो जाएगा जरा बताइए मेरे को, आप देखिए क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना √29। ये माइनस में है ना, ये जो एंगल हम लोग y से एंटी क्लॉकवाइज लेते थे वो किधर लेंगे, अब क्लॉकवाइज लेंगे। बाकी अल्फा और गामा क्या आएगा पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर 3D की हम बात करें तो ये याद रखना है,
और अगर 2D की बात करें तो tan में लिखो, cos में लिखो, sin में लिखो, ये आपके अकॉर्डिंगली है ना, क्योंकि 2D आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी बताए थे। अब हम आगे और क्या पढ़ने वाले हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है यहाँ पे वन बाय वन, जब जिसकी जरूरत होगी, यानी जब जिस वेक्टर को आप समझने लायक हो जाएंगे और उसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो मैं बता दूंगा, तभी मैं उस वेक्टर का एक्सप्लेनेशन करूंगा। हालांकि मैं नाम लिख देता हूं, तो नाम में मैं पहला लिख देता हूं क्या चीज, आपका पहला दिन पढ़ा था फ्री वेक्टर या ओपन वेक्टर में पढ़ा दिया था, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूं यूनिट वेक्टर, दूसरा है, फिर नेक्स्ट है आपका जीरो वेक्टर, या इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। और आगे आइए तो कोलिनियर वेक्टर भी होता है, फिर कोप्लेनर वेक्टर भी होता है। समझ रहे बात, ये सब वेक्टर्स का टाइप है, ठीक है ना। और आगे आइए तो आप लोग एक्सियल वेक्टर भी पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़िए तो प्लेनर वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका बहुत सारा वेक्टर्स का टाइप है, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी आज की क्लास में हम लोग यूनिट वाला और ये नन वाला दोनों पढ़ने वाले, ठीक है। ये हम लोग लगभग लास्ट में ही देखेंगे, और ये भी ये तो बीच बीच समझ में आ जाएगा। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे ये दोनों समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो शुरू करें हम लोग, चलो शुरू करते हैं। पहला कौन सा, यूनिट वेक्टर, ओके। तो लिखते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। अब देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है वन, है ना। यानी कि अ वेक्टर which has unit magnitude is called unit vector। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर वन है तो हम लोग उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो इन 1D यूनिट वेक्टर along x क्या होता है बताओ मेरे को, आई होता है ना। यूनिट वेक्टर along y क्या होता है बताओ मेरे को, j। यूनिट वेक्टर along z क्या होता है, k होता है ना। अगर कोई पूछे कि सिर्फ x के तरफ यूनिट वेक्टर बताइए तो i लिखेगा, सिर्फ y के तरफ यूनिट वेक्टर बताइए तो सिर्फ j लिखेगा, और सिर्फ z के तरफ यूनिट वेक्टर बताइए तो k लिखेगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव लगा दीजिएगा, ठीक है। ये वन डायमेंशन है ना। अब हम लोग बात करते हैं 2D का, फिर 3D का लिखना सीखेंगे, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखो ये तो 1D हो गया। इन 2D की बात करें तो लेट करो, एक वेक्टर है a 2i माइनस 3j। अब चेक करो पहले कि क्या ये यूनिट वेक्टर है, चेक करते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, देखो तो यूनिट वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कब बोलेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो इसका मैग्नीट्यूड चेक करो, तो a का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, कितना आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ जल्दी सर। तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कितना लिखेंगे देखिए तो 4 प्लस 9 कितना आया सर, ये तो रूट 13 आया। यानी कि दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, बट वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। लेकिन मुझे इस ए जो वेक्टर है ना गिवन,
उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 1 करना पड़ेगा। समझ रहे बात? लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √13 है। तो √13 को 1 कब करेंगे? जब इसको √13 से ही क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। समझ रहे बात? तो मुझे इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हम देखा तो √13 है। तो 1 कैसे करेंगे? तो किसी भी वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड को 1 करना है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अगर मुझे निकालना है कि वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 1, तो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर जो है ऐसा सिंबल होता है। तो क्या करेंगे? जो वेक्टर था ये वाला, इसको भागा दे दे कितना से? इसके मैग्नीट्यूड से। ये क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वेक्टर को अगर हम, चूंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 था, अगर इसके मैग्नीट्यूड से इसको भागा दे दिए तो आप कभी भी इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा। कैसे? तो ये हो गया। इसीलिए कितना आ गया बताओ मेरे को तुम? तो ए वेक्टर कितना है? 2i - 3j डिवाइड कर देंगे किससे? इसके मैग्नीट्यूड से। कितना मैग्नीट्यूड? √13 हो गया। √13 इसको कैसे लिख सकते हो? यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? 2/√13 इंटू क्या? i, फिर -3/√13 इंटू क्या लिख सकते हैं? जी। ये कौन सा वेक्टर है पता है? ये यूनिट वेक्टर है। चेक कर लें, चेक कर ले भाई, चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का। देखते हैं 2/√13 का स्क्वायर, 2/√13 का स्क्वायर अब प्लस -3/√13, तो -3/√13 का स्क्वायर। चलो देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और अपॉन √13 का स्क्वायर क्या होता है? 13, फिर माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और √13 का 13 एलसीएम आया ना, ये कितना है? 4 + 9 कितना है बताओ मेरे को? √13/13 कितना आया बताइए मेरे को? √1 ना, मतलब कितना? 1 आ गया ना। देखो कितना हो गया इसका मैग्नीट्यूड? 1 ना। तो जिस वेक्टर का, ध्यान रखिएगा, जिस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? 3D में एग्जांपल्स देखते हैं। तो 3D में देखते हैं भाई, है ना। 3D, तो इन 3D देख लो भाई एक एग्जांपल से, है ना। लेट b = है ना i - 2j + 5k। तो भाई देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ b, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है, और यूनिट वेक्टर along b, मतलब कि या तो इस b का यूनिट वेक्टर पता करो या फिर b के तरफ यूनिट वेक्टर निकालो। तो देखो यूनिट वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन तो है उसमें। डायरेक्शन क्या होगा? जिस वेक्टर का तो यूनिट, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही 1 किया ना, डायरेक्शन में कोई चेंज किया है नहीं ना। तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो जो ए का डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन जो है ना सेम रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना हो गया है? 1 हो गया है। तो मुझे ऐसे भी लिखने बोल सकता है कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ बी, या फिर यूनिट वेक्टर किधर के तरफ? बी के तरफ, यानी जो बी के डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में। तो दोनों क्वेश्चन जायज है। ठीक है, तो क्या करेंगे? बी का हम यूनिट वेक्टर करेंगे, तो जो वेक्टर उसको भागा देंगे किससे? तो वेक्टर बी को भागा देंगे किससे? मॉडुलस ऑफ बी से दे देते। तो लिखते हैं वेक्टर बी कितना है? i - 2j + 5k डिवाइडेड बाई √ i मतलब कि कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस में फिर कितना? -2 का स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर। कितना आएगा? i - 2j + 5k और √ में कितना? डिवाइडेड बाई, देखो तो 4 + 25 और +1 30 ना, 30। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। आराम से क्या लिख सकते हो इसको आप? इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ 1 है कि नहीं है? तो 1/√30 इंटू i - 2/√30 इंटू j + 5/30
√30 इंटू के। ये किसका यूनिट वेक्टर है? बी का। समझ में आया बात? तो यूनिट वेक्टर निकालना हो या फिर उसी के डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना हो, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर क्या है कि एक तरीके से डायरेक्शन बताता है किसका। अगर मुझे ए का डायरेक्शन बताना हो किस से बताएंगे? यूनिट वेक्टर से ही बता सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या एक तरीके से डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, ये ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। फॉर्मूला क्या निकल गया? तो भाई यूनिट वेक्टर जो है नोट करके लिख लेंगे, है ना, क्या कि यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूज्ड टू indicate the direction of vector, ठीक है, because it has no effect on magnitude। मैग्नीट्यूड पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है ना। तो भैया अगर मान लो कि लेट ए इज गिवन वेक्टर, है ना, एंड मॉडुलस ऑफ ए इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड है तो फिर क्या लिख सकते हैं? इसलिए यूनिट वेक्टर जो होगा ऑफ ए, यानी कि ऐसे क्या हो जाएगा? वेक्टर और अपॉन मॉडुलस। देखो ये बहुत आसान है, ये तुमको अगर निकालने वाला तो पक्का निकाल देगा। लेकिन अब जो मैं सिखा रहा हूं, अगर मुझे वेक्टर निकालना हो तो फिर वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या ले सकता है? मॉडुलस ए का इंटू उसका मैग्नीट्यूड। समझना आपको? अगर मुझे यूनिट मैग्नीट्यूड दिया रहे और यूनिट वेक्टर दिया रहे और बोले वेक्टर बताइए, तो देखो क्या लिखोगे? उस मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या बता देगा? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता देगा? डायरेक्शन। समझ में आया बात? ये क्या बता देगा? ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है बाबू? ये डायरेक्शन है। समझ रहे बात? इसलिए मैं लिख रहा हूं यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, लेकिन आपको ये रखना है क्या कि जब मैग्नीट्यूड दिया रहे, यूनिट वेक्टर दिया रहे और मुझे वेक्टर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, उस यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो निकल जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें वेक्टर दिया रहे और यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से भागा दे दो, और अगर यूनिट वेक्टर दिया रहे और वेक्टर निकालना रहे तो उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। या किसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो भाई उसी का क्या कर दो? उसी का यूनिट वेक्टर निकाल दो जिस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। समझ आया आपको? तो है ना आसान? इसको आसान है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन आता है बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला बेटर होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये रहा कॉन्सेप्ट किसका? यूनिट वेक्टर का। ओके, अब हम लोग एक और पढ़ने वाले थे, क्या चीज? नल वेक्टर। देखो क्या है भाई नल वेक्टर, या इसे क्या बोलते हैं? और जीरो वेक्टर, है ना। क्या होता है जरा समझते हैं, है ना। यानी कि अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड indeterminate direction is called जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, ठीक है। हाँ, लिख देना है, बट इट इज है ना, इट इज नॉट लाइक सिंपल जीरो। देखो बाबू,
जीरो मैग्नीट्यूड है तो क्यों मैं जीरो बोलते हैं? डायरेक्शन क्या मतलब? नहीं, डायरेक्शन उसका होता है लेकिन इनडिटर्मिनेट, यानी कि नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि चूंकि उसका मैग्नीट्यूड ही क्या है? जीरो है, तो ना उसकी लेंथ कुछ होगी ही नहीं। जब लेंथ होगी नहीं तो उसका डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन फिर भी वो सिंपल जीरो नहीं है, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है ना। हम लोग कैसे देखेंगे इसको? देखो जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मान लो कि ऐसे कोई वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर ना, देखेंगे वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर, तो कितना हो जाएगा? वेक्टर ए के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, वेक्टर ए है और माइनस जीरो वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, क्योंकि जीरो घटा दो जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दोनों बहुत आसान लग रहा होगा ना। लेकिन अब देखो, अगर बोलो कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो जाए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के, अब बताओ तो क्या लिखेंगे इसको? तब यहां पे मजेदार चीज, देखो इधर इसको भेजो, तो यहां पर क्या इधर भेजोगे क्या देगा? ए प्लस वेक्टर ए, यहां पे बी, इधर क्या हो तो माइनस वेक्टर बी बराबर कितना? जीरो। ये प्लस वेक्टर माइनस वेक्टर क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना। ए प्लस से कितना हो गया? 2 इंटू वेक्टर ए बराबर कितना? जीरो। देखो बाबू यहाँ पे 2 तो कभी जीरो होगा नहीं, इसको क्या होना पड़ेगा? इसलिए वेक्टर ए को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। तो ये कब वैलिड है? हियर ए कैसा वेक्टर है? इज नल वेक्टर। मतलब कि किसी वेक्टर को किसी में जोड़े और फिर उस वेक्टर को घटाए तब दोनों इक्वल आया। समझ में आ रहा है बात? एक वेक्टर को जोड़े या दूसरे वेक्टर को घटाए, अब दोनों वेक्टर क्या आ गया? ए प्लस बी भी, ए माइनस बी माइनस, दोनों इक्वल है। समझ में आ रहा है बात? तो ए को कैसा वेक्टर होना पड़ेगा? जीरो वेक्टर होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए बोलते हैं कि ये सिंपल जीरो और वेक्टर जीरो में अंतर है। देखो यहाँ था ना वेक्टर और जीरो वैल्यू उसका आया, तो सिंपल जीरो और वेक्टर जीरो में अंतर है, ठीक है। जिसको इतना आसानी से आप नहीं समझेंगे, हाँ जीरो का मतलब जीरो नहीं, उसमें डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो होने की वजह से इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इक्वल, दोनों को कैसे कर सकते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं उसको, है ना। इक्वल उसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, समझते हैं उसको, है ना। क्या हम लोग बोल रहे हैं? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो भाई अगर दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब कहने का क्या हुआ? बोल रहा है क्या कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, है ना, देन बोथ हैव क्या? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर इक्वल तभी होगा, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ए जो है बराबर है किसके? बी के, देन बोल सकते हो तुम कि मैग्नीट्यूड जो ए का होगा वही किसका होगा? मैग्नीट्यूड बी का होगा। फिर डायरेक्शन ऑफ ए जो होगा वो सेम होगा किसके? एज डायरेक्शन ऑफ बी के, है ना। अगर ऐसा है तभी दो वेक्टर क्या होगा? इक्वल होगा, अदरवाइज दो वेक्टर इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर एक एग्जांपल से समझ लें तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे मान लो लेट a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j एंड b इज इक्वल टू, समझना है बात को, ठीक है ना, xi प्लस yj, है ना। बोला क्या? इफ a एंड b आर इक्वल देन फाइंड x एंड y। तो बोला क्या कि a जो है इक्वल हो जाएगा किसके? b के। कब होगा देखते हैं। a कितना है? 2i माइनस 3j है, अब b कितना है? xi प्लस yj। तो दोनों का वैल्यू कब होगा इक्वल? तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग। तो पहले i को कंपेयर करो, तो 2 किसके बराबर है? x के बराबर है। एंड अगर j वाले को कंपेयर करोगे तो ये -3 किसके बराबर है? y के बराबर है। तो इसीलिए x इक्वल कितना देगा? 2 और y इक्वल कितना देगा? -3, है ना।
ऐसा होगा तभी तो वेक्टर इक्वल हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वेक्टर दोनों इक्वल नहीं होगा। समझ में बात? तो दो वेक्टर इक्वल कब है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो सेम है, डायरेक्शन में निकालो सेम है, तब ही जो है वो हो सकता है इक्वल, है ना। एक एग्जांपल सब देखें। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ वेक्टर इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k एंड b इज इक्वल टू, ठीक है, लेमडा i प्लस 2j, ठीक है, प्लस म्यू के, फाइंड, सॉरी 2 नहीं 3 ना, फाइंड लेमडा एंड म्यू। फिर से क्या करोगे, a इक्वल करो किसको, b को, एज करता है ना लेमडा म्यू इफ a इक्वल टू b। यदि a इक्वल b के हो तो लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो a और b बराबर है तो लिखते हैं a को, क्या लिखेंगे 2i प्लस 3j माइनस 5k इज इक्वल टू क्या भाई, तो लेमडा i प्लस 3j प्लस में म्यू के, कंपेयर कर दो। तो यहां से पहले आई वाला कंपेयर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू कितना देगा, लेमडा, लेमडा निकल गया, 3 बराबर है, यहाँ पे क्या है माइनस 5, यहाँ पे क्या है म्यू, तो माइनस 5 किसके बराबर है, म्यू के, तो म्यू निकल गया, इसीलिए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी वेक्टर कितना देगा बता तो 2i प्लस 3j माइनस 5 के, क्यों, क्योंकि लेमडा कितना है 2 है और म्यू कितना है माइनस 5 है। तो दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, तब हम दो वेक्टर यानी कि सेम है दोनों वेक्टर तभी इक्वल है। ओके, तो ये बेसिक्स था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या देखें कि दो वेक्टर, कोई वेक्टर अगर 2D में है या 3D में है तो उसको हम एक सिंगल में कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कैसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर यूनिट वेक्टर देखें और फिर उसके बाद तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में है क्या है कि एडिशन पढ़ेंगे वेक्टर का, ठीक है ना, और फिर रिजल्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसी में आएगा कंपोनेंट यानी कि जो उसको बोलते हैं हम लोग है ना कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर दिया रहेगा, अभी क्या था 2D 3D में दिया था और सिंगल में ड्रॉ करना था, अब एक सिंगल वेक्टर दिया रहेगा और उसको 2D में या 3D में लिखना होगा। समझ रहे बात? तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ो मन लगा करके, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, इसको सर्कुलेट करो, ठीक है ना, लोगों को बताइए, है ना, अच्छा लगता है तो, और कुछ भी डाउट्स है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, और मन लगा करके पढ़िए इत्मीनान से, ठीक है, अभी बहुत समय है, घर पे एकदम एंजॉय करके पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो फिर तो आप अपने अनुसार जो है चॉइस फील कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। जब तक नहीं होता है तब तक आप एकदम मेरे साथ बने रहिए, और ऐसा नहीं कि लॉकडाउन तक ही मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप चाहें तो पूरा साल भर आप मेरे से पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना, बिंदास, हर एक लेक्चर आपको मिलेगा, हर एक डाउट सोल्व होगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से सोल्व होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।